हमारे बीच में CISH एक इंस्टीट्यूट है बीकानेर में, जो कम पानी के ऊपर कौन सी फसलें हो सकती है इस पे काम करता है। तो वहां से डॉक्टर जगन सिंह जी गोरा स्पेशल रूप से आज हमारे बीच पधारे हैं। तो CISH का है, एक आपने नाम सुना होगा ककड़ी, और एक काचर बोलते हैं जिसको, वो हमारे तो यहाँ होते फिक्के, लेकिन इनके वो बहुत ज्यादा खट्टे हैं। वो इंस्टीट्यूट तैयार करता है, जब बीज मिलते हैं तो 3 दिन पहले ही लाइन लगने शुरू हो जाती है। तो वो बीज कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसके बारे में भी डॉक्टर गोरा साहब आपको विस्तार से बताएंगे। कोई किसान भाई लेना चाहते हो तो वो ये हमें जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच डॉक्टर सचिन शर्मा है इफ्को से, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और जो इफ्को के जो भी प्रोडक्ट्स बागवानी में प्रयोग होते हैं उनके बारे में विस्तार से किसानों को बताएं। के साथ सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं वो अपना नोट कर लें या याद रखें, क्योंकि हम ना आखिरी में सबसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद इनाम भी देंगे। तो इनाम जो लेना चाहता है वो जो सही उत्तर बताएगा उसी को मिलेगा। तो इसको जो भी वार्तालाप यहाँ होती है, जो भी वैज्ञानिक गण आपको बताते हैं वो ध्यान से सुने या आप कहीं ना कहीं उसको नोट कर लें। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सचिन शर्मा से वो आए और किसानों को संबोधित। हेलो, धन्यवाद डॉक्टर साहब। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सिंधु जी, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डॉक्टर शर्मा जी, DDH मांगियाना फार्म, सम्मानित साइंटिस्टगण एवं उद्यान विभाग के सभी अधिकारीगण, आप सबको धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। और सम्मानित किसान साथी, आप सबका इस कार्यक्रम के अंदर स्वागत है। तो जैसे कि मेरा विषय इस मौके पर नैनो उर्वरक एवं जल विलय उर्वरक का ऑर्चार्ड के अंदर कैसा उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में बताने का है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको हमारी जो संस्था है इफ्को, उसके बारे में 2 मिनट लेके बताना चाहूँगा कि इफ्को कैसी संस्था है और कैसे इस हिसाब से काम करती है। तो इफ्को की जो शुरुआत है वो 1967 में, मान लो 57 सहकारी समितियों से और 10 लाख की पूंजी से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज के समय में 36,000 सोसाइटियाँ इफ्को की मेंबर हैं। और इफ्को एक वित्तीय वर्ष के अंदर अपना जो भी बिजनेस करती है उसका सारा का सारा लाभांश समितियों में वितरित किया जाता है। और सबसे पहले जो इस जिले में जब मैंने डबवाली सर्कल में ज्वाइन किया था, तो जो खाद से संबंधित जो समस्याएं हैं, चाहे वो ऑर्चार्ड में आती हो या फिर दूसरी खेती में भी आती हो, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये थोड़ा सा बॉर्डर एरिया रह गया है तो खाद से संबंधित समस्याएं सभी किसान साथियों को रहती है। तो आप लोगों से सबसे पहले यही विनती है कि आप जो भी खाद अनुदान के ऊपर मिलता है, सब्सिडी पे मिलता है, तो कृपया करके उसको पोज मशीन के माध्यम से जो खाद वितरित किया जाता है उसको पोज मशीन के अंदर अंगूठा लगाकर उस खाद की आप बिक्री या उसका परचेज मान लो आप करो। उसका फायदा ये है कि वो जो आप पोज मशीन के अंदर अंगूठा लगा के खाद लेते हो तो वो आपको ओरिजिनल या जो सही खाद है वो आपको मिलता है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का नकली खाद या उससे आप बच सके। तो क्योंकि जो हमारे खून पसीने की कमाई है वो सही जगह पे ही इन्वेस्ट हो। तो अब मैं नैनो उर्वरक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। अभी नैनो उर्वरक क्या है और कैसे इसकी जरूरत पड़ी। तो इफ्को ने नैनो यूरिया एवं नैनो DAP लॉन्च किया। तकरीबन 3 नैनो DAP पिछले वर्ष और नैनो यूरिया 3 वर्ष पहले इसकी लॉन्चिंग की गई थी। तो 94 फसलों पे इसका परीक्षण हुआ। और जो भी यूरिया का बैग खेती के अंदर इस्तेमाल होता है उसको रिप्लेस करने के लिए नैनो यूरिया एवं नैनो DAP की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने देश के अंदर उसमें 40 से 50% ही अपने यहाँ पे बनता है। बाकी खाद बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारा बाहर जाता है। तो
माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य था कि भाई हम खेती के अंदर आत्मनिर्भर बने, तो उसके तहत जो सहकारिता सहकार से समृद्धि का जो मंत्र भारत सरकार के द्वारा दिया गया, उसके अंतर्गत नैनो उर्वरकों के ऊपर परीक्षण शुरू किया गया भी, ताकि हमको बाहर से खाद ना मंगानी पड़े। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इफ्को संस्था ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी लॉन्च किया गया। तो जो यूरिया का बैग खेती के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसका महज 25 से 30 पैसे ही फसल को मिल पाता है, बाकी सारा खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए वो जो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए समय समय पे खाद के अंदर बदलाव किए गए। जो पहले यूरिया आता था वो छिलकेदार फॉर्म में आता था। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया होगा, पहले छिलके की फॉर्म में यूरिया आता था और 50 किलो का बैग आता था। तो फिर उस यूरिया की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो यूरिया के जो छिलकेदार यूरिया था उसको दानेदार फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया, बारीक दाने का यूरिया आने लगा। फिर उसके बाद उसके आकार बढ़ाया गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर नीम कोटिंग यूरिया की हुई, ताकि उसकी वो धीरे धीरे वो फसल को मिले। लेकिन जो एफिशिएंसी थी वो 1 या 2% ही बढ़ सकती थी। भाई अगर हम 30% की एफिशिएंसी को 40 या 50 तक लेकर गए तो हमको जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना हमको बाहर से कम मंगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ताकि अगर यूरिया का कोई भी शिप जो बाहर से आ रहा है, अगर वो 1 या 2 दिन भी लेट होता है तो अपने यहाँ पे मान लो सीजन के टाइम पे हाहाकार मच जाती है। तो वो ऐसी कोई, क्योंकि पहले शिप पोर्ट पे आएगा, फिर वो रैक से लोड होके सोसाइटियों में जाता है। तो उसको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो नैनो उर्वरकों के ऊपर काम किया गया और जो नैनो यूरिया जो प्रोडक्ट मान लो तैयार हुआ है, तो इसकी एफिशिएंसी 85 से 90% है। जो नैनो यूरिया का छिड़काव फसल पे किया जाएगा उसकी एफिशिएंसी 85 से 90% ये फसल को ही मिलेगा, और जो 10% रहेगा वो विंड ड्रिफ्ट की वजह से हो सकता है शायद इधर उधर चला जाए, लेकिन और जो यूरिया का एक बैग है उसको ये रिप्लेस करेगा। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। और दूसरी बात, और चार्ट के अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और चार्ट के अंदर 2% सोल्यूशन, मान लो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर के जो भी आप मान लो स्प्रे के माध्यम से देते हो, तो ये फोलियर एप्लीकेशन में होगा। नंबर 1 बात जो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है भी, नैनो उर्वरकों का उपयोग केवल फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। इसको ड्रिप पे उसके अंदर हम नहीं चला सकते, क्योंकि ये जड़ के माध्यम से काम नहीं करेगा, ये पत्तियों के माध्यम से ही काम करता है। कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो कई बार उसको फार्मर को पुश करने के लिए या कई बार बता देते हैं कि आप इसको ड्रिप में चला दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका ड्रिप के अंदर इसको चलाने का कोई फायदा नहीं है। आप केवल पत्तियों के माध्यम से ही इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर करें। और चार्ट के अंदर जब भी आपका जो भी शेड्यूल हो, मान लो जैसे यूरिया का जब भी एप्लीकेशन करता है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जड़ के माध्यम से दो, क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने के लिए जितना केमिकल खाद जमीन के ऊपर जितना कम से कम जाएगा मिट्टी उतनी ठीक रहेगी। जितना ज्यादा उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। और एक और बात, क्योंकि यूरिया खाद अनुदान पे मिलता है और नमक से सस्ता मिलता है अपने देश के अंदर, तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किसान साथियों के द्वारा किया गया। और एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से जो दूसरे पोषक तत्व हैं, चाहे फास्फोरस हो, पोटास है, उनका अपटेक भी फसल के द्वारा कम होता है। क्योंकि जो एयर स्पेस, जो मिट्टी के अंदर जो स्पेस है, वो मैकेनाइजेशन के द्वारा और ज्यादा केमिकल खाद का इस्तेमाल करने के बावजूद जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स जड़ अब्जॉर्ब करती है वो भी कम होने लगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई सब्जी के अंदर अगर नमक की कमी है तो आपने उसको नमक ही पूरी करेगा, उसको हल्दी या मिर्च उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कोई जब भी गए और वो किसी भी अंदर आपने फसल में पीलापन देखा तो सीधा यूरिया डाल दिया, तो हो सकता है वो किसी और की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और उन 17 पोषक तत्वों को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है कि भाई उनके बिना फसल अपना जीवन चक्र पूरा कर ही नहीं सकती।
और फसल का जीवन चक्र क्या होता है कि भी हमने बीज या जैसे पौध अगर अपने उसमें लगाई, तो जब तक अगला उसके अंदर बीज नहीं बनेगा, तो जो बीज से निकालते थे पौध तैयार मान लो तैयार नहीं होगी, तो उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। तो वो जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 तत्वों की जरूरत पड़ती है। कुछ तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो प्रकृति से मिलता है, ठीक है। बाकी रह गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से दिया जाता है, फास्फोरस डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट या 1232-16 उसके द्वारा दिया जाता है, और पोटास कोई मान लो 14.50 है या फिर एमओपी है, उसके द्वारा पोटास दिया जाता है। तो ये होते हैं जो ज्यादा हैवी क्वांटिटी में फसल को दिए जाते हैं। और कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बिल्कुल एमएम या बहुत मान लो ग्राम्स में दिए जाते हैं। भाई 100 लीटर पानी में 100 ग्राम बोरोन, ठीक है। तो जितनी महत्वता 50 किलो डीएपी की या 45 किलो के बोरे की है, उतनी ही महत्वता 100 ग्राम बोरोन की भी है। ये बात मतलब समझ में आ गई ना। अगर ऐसा ना अगर 100 ग्राम बोरोन नहीं मिलेगा तो पोलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा फसल के अंदर, और अगर पोलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जैसे जैसे फ्रूट क्रैक की जो बीमारी आती है, तो बोरोन की डेफिशिएंसी, बोरैक्स की डेफिशिएंसी की वजह से आती है, तो बोरोन की कमी की वजह से। तो अगर वो 100 ग्राम बोरोन फसल में जाएगा, जब 100 मतलब 0.1% सोल्यूशन उसका बढ़ता है, तो उसकी महत्वता भी उतनी ही है जितनी 45 किलो यूरिया के बोरे की है। तो ठीक है ना। तो इस चीज थोड़ा क्रॉप के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे जिम्मेदार साथियों को होनी चाहिए। जैसे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट पड़ती है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जब लू चलती है और जब लू के जो प्रभाव है वो फसल के अंदर जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो कम होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा पीलापन आता है। तो उस लू से बचने के लिए अपने ऑर्चार्ड को हम मैग्नीशियम दे सकते हैं, ठीक है। अगर क्रॉप के अंदर अगर दानेदार फॉर्म में अगर ऐसी अपनी स्थिति में फसल है कि वो दानेदार फॉर्म में ले सकती है तो ठीक है, नहीं तो 2 किलो प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से तो 2% का सोल्यूशन बनाकर हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी थोड़ा सा मान लो थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो गया था, लेकिन ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो जरूरी होती है। भाई सीधा कई बार ऐसा नहीं कि सीधा गए और देखा पीलापन आ गया और सीधा यूरिया का हमने वो उसको अप्लाई कर दिया। और वो हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रही कि उसकी वजह से फसल में हरापन ना आए, वो आएगा, क्योंकि वो जो गया है नाइट्रोजन 40% गया है, वो कुछ ना कुछ तो अपना असर दिखाएगा, थोड़ा सा हरा कच्चापन आ जाएगा, तो सोचेगा भाई हमारा काम हो गया। लेकिन उसके बाद उसके अंदर बीमारियां, पेस्ट अटैक, फिर उसके ऊपर एग्रोकेमिकल्स का स्प्रे, वो खाम खा के खर्चे जिम्मेदार के बढ़ जाते हैं। तो वो उसको मतलब हमको चीज से निजात पानी, भाई सही फसल में सही खाद सही समय पे और सही रेट में अगर जाए तो हमारी लागत को घटाते हुए हम अपनी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और सहकारिता के माध्यम से, सोसाइटीज के माध्यम से हमारी लागत घटने में बहुत अहम योगदान हो सकता है। ये बात मैं थोड़ा सा मान लो आपको बताने का प्रयास, भाई हर गांव के अंदर सहकारी समितियां हैं, तो थोड़ा सा आप उनकी तरफ जाओगे तो जो आपके जो उधारी पे या बिना इंटरेस्ट के आप वहां से जो अपना उत्पाद खरीदते हो, तो आपको जो कंट्रोल्ड मार्जिन रखते हुए सही रेट में खाद आपको उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो बात नैनो उर्वरकों की मैं कर रहा था, तो नैनो की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई हमको बाहर से खाद इंपोर्ट ना करनी पड़े, और जो हमारा जो पैसा है जो बाहर जा रहा है उसको हम अपने यहीं पे रखें, अपना फॉरेन रिजर्व कम ना हो। और नंबर 2 बात कि भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 85 से 90। ये कुछ एक सवाल हो सकता है बीच में पूछे जाए, तो कुछ एक आप नोट जरूर कर लेना भाई, ताकि नैनो उर्वरकों की जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो 85 से 90% है। 500 ml नैनो यूरिया की बोतल, एक बैग यूरिया के बराबर है 45 किलो, और नैनो यूरिया के अंदर 4% वेट बाय वॉल्यूम, ध्यान से नोट कर लो, 4% वेट बाय वॉल्यूम उसके अंदर नैनो नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब मान लो यूरिया की जरूरत ऑर्चार्ड्स के अंदर पड़ी और दानेदार फॉर्म में देने की बजाय उसको पत्तियों के माध्यम से हमारे खेत उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
और चार्ज के अंदर जो इसकी रिकमेंडेशन है वो 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कोई भी खाद बिक्री के लिए अगर आपके पास पहुंचता है तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल या प्रॉपर प्रोसीजर महकमे के द्वारा तैयार किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे पहले उसके ट्रायल होते हैं आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर, और के जो केवीकेज है सब के अंदर वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन लगते हैं। फिर फार्मर्स फील्ड पे ट्रायल लगते हैं, और जब वहां से सारा डाटा कलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में जाता है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर उस डाटा को अप्रूवल के लिए एफसीओ के, जब अगर उसके अंदर उसने कुछ दिखा भी हाँ कुछ किया जा सकता है इसके अंदर, तो तब फिर वो डाटा एफसीओ में ऐड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर अपनी रिकमेंडेशन भेजती है। मतलब आईसीआर के और आईआरआई जब यहाँ से कुछ मान लो लगा कि भाई इसके अंदर कोई गुंजाइश है कि भाई यहाँ पे हम कुछ आउटपुट बढ़िया मिल सकती है, और फिर खुद अपने स्तर पे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स लगाए जाते हैं, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर को भेजी जाती है भाई, ताकि आप इसको मान लो एफसीओ के अंदर जिस संस्था ने इसको तैयार किया है वो वहां से अप्रूवल लेकर के इसको एफसीओ में ऐड कराती है। और जब एफसीओ में जब वो खाद एफसीओ में ऐड हो जाती है, उसके बाद वो कमर्शियल तौर पे बिक्री के लिए जिम्मेदार साथियों को उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि ये एक नई खाद है, एक नई किस्म की खाद है। क्योंकि जब पहले खाद किसान साथियों को ध्यान होगा कि वो ट्रालियों में आती थी, ट्रालियों से फिर वो खाद बोरों में आई, फिर वो बोरा भी 45 किलो का रह गया, फिर अब वो खाद, ठीक, मैं थोड़ा जल्दी समाप्त कर देता हूँ इसको, फिर वो बिक्री के लिए मान लो इस बोतल के अंदर आ गई। तो आप सभी से यही मेरी विनती है कि भैया पारंपरिक खाद को छोड़ करके नैनो उर्वरकों पर शिफ्ट हो, और जो अपनी डिपेंडेंसी है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे कम की जाए। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को वो बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका कोई भी सवाल हो तो स्टॉल है तो मैं यहीं पे रहूँगा, तो आप निसंकोच होकर मेरे पास आएँ और अपनी जो शंकाएं हैं उसका निराकरण जरूर करवाएं। धन्यवाद।